अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम के पॉडकास्ट की एक और बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं फ़हद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, किस तरह से आपने अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील करना है, या आपके आसपास के लोगों में अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो आप उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं। मैं ताहिरा को हमने आज तकलीफ़ दी है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, दिमागी मसाइल, व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंटल हेल्थ, और पाकिस्तानी सोसाइटी में आज तक इसको एज अ डिज़ीज़ जस्ट लाइक यू ट्रीट टेम्परेचर, बुखार, सर दर्द को आप ट्रीट करते हैं, उस तरह से हम इसको एज अ डिज़ीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्या मसाइल है। हाँ, अगर हम फ़हद कहें कि एक बंदा, किस बंदे को आप कहेंगे कि ये हेल्दी है मेंटली, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ की कुछ निशानियां हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी आप 1-2 किलोमीटर भाग सकें बग़ैर गिरे, आपका आँखें ठीक हैं, आपका सब सिस्टम ठीक चल रहा है, वाइटल ऑर्गन्स ठीक चल रहे हैं, तो हम कहेंगे बंदा हेल्दी है। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट एक ये है कि आप अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी में आने वाले मसाइल हैं उनका मुकाबला करते हैं और उनको हैंडल करके या उनके ऊपर से ग्रीव करके या परेशान होकर थोड़ी देर आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो एक हेल्दी या इवॉल्विंग डगर पे चल रही है, रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं। इसकी एब्सेंस में, या आपका दिमाग, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, कि आप कंपार्टमेंटलाइज्ड कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब आप ऑफिस का डब्बा अलग है थॉट्स का, और घर का डब्बा अलग है, एग्ज़ाम का डब्बा अलग है। इन चीज़ों को जब आप अलग अलग डब्बे में रख के उनके टाइम के हिसाब से साइड पे कर सकते हैं और नया डब्बा खोल सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, इसको भी मेंटल हेल्थ कहते हैं, राइट। कि अगर मुझे एग्ज़ाम की परेशानी है तो मैं उस टाइम सिर्फ एग्ज़ाम का डब्बा खोल के बैठी हूँ, या किसी चीज़ की परेशानी है और मैं बाकियों से लड़ रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ ख़राब कर रही हूँ, तो ये उस टाइम मैं मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं कहलाऊँगी। मैं परेशान हूँ, ठीक है, 1-2 दिन मैं परेशान हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया, लेकिन अगर मैं हर वक्त ये करना शुरू हो जाऊँगी और इतना करना शुरू हो जाऊँगी कि वो डिसरप्ट करने लगेगा मेरे एग्ज़ाम को भी और मेरे पर्सनल लाइफ को भी, तो फिर मैं आई शुड गेट सम हेल्प। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताना ज़रूरी समझूंगी कि ज़रूरी नहीं कि ये डिजीज़ेज़ हों, मेंटल कंडीशंस होती हैं कई दफ़ा। एक होता है बीमारी, एक होती कुछ मुझ पे चीज़ तारी हो गई है, तो बीमारी और तारी में थोड़ा फ़र्क है। तो कई दफ़ा कुछ कंडीशंस हैं, एंग्जाइटी फॉर एग्जांपल, समटाइम्स इट्स जस्ट अ कंडीशन। मैं किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हूँ, देखिए उर्दू में अगर हम बोले, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है, मुझे रिकरिंग थॉट्स आ रही हैं, ये एक नॉर्मल एंग्जाइटी है और ये होनी चाहिए किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी बड़ी चीज़ से पहले, किसी भी बड़े काम से पहले। हाँ, लेकिन अगर वो बार बार होने लगे और मैं हर वक्त ही एंग्शियस हूँ, छोटे छोटे काम के लिए भी एंग्शियस हूँ, और उस एंग्जाइटी से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मेरे हार्ट बीट तेज़ हो रहा है, मुझे सांस के मसले हो रहे हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा, फिर हम उसको तारी से बीमारी की तरफ ले जाएंगे कि ये बीमारी बन गई है और इसका इलाज करना है। तो जी आप पूछिए। जब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो फिर बात आती है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, पैनिक अटैक्स, और मुझे तो यही पता है। इसके अलावा जो भी बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एडिक्शन है, बिल्कुल। वो भी मेंटल हेल्थ इशू है। तो हमें व्हेन एग्जैक्टली यू गेट टू नो कि मुझे थोड़ा सा इनमें अगर आप डिफरेंस डिकन्स्ट्रक्ट करके बता दें कि एंजाइटी क्या है, पैनिक अटैक्स क्या है, व्हेन यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू समथिंग, तो इनमें फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क जो आप एक रख लें वो ये है कि पहले मैं ऐसा नहीं था और अब हूँ। अगर हम एडिक्शन से स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं फिर आती हूँ एंग्जाइटी। एडिक्शन, अब किसी चीज़ के बगैर आप नहीं रह सकते और वो आपकी लाइफ को अनहेल्दीली अफेक्ट कर रही है, आपकी सेहत को बॉडीली मतलब आप इस्टेब्लिश्ड है कि वो बॉडी को ख़राब करती है। फॉर एग्जांपल निकोटीन है, सिगरेट्स हैं, वो अब इस्टेब्लिश हो चुका है ना कि वो लंग्स को ख़राब करते हैं जो है, तो आप उसके बावजूद भी उसको नहीं छोड़ पा रहे, तो उसको कहते हैं एडिक्शन। हाँ, आपको इंसान कोई चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छा है और आप उसको नहीं छोड़ पा रहे, तो उसको फिर हम बीमारी में, एडिक्शन में नहीं गिरेंगे, राइट। ये तो हो गई थी एडिक्शन, जब आपकी वो हेल्दी लाइफ को अफेक्ट करने लगे और आप फिर भी उसको ना छोड़ सकें। देखें, हेल्दी और अनहेल्दी बंदे में मेंटली यही है कि मे बी गलतियाँ तो सब करें, एक चीज़ ट्राई करें और एक बंदा उसको छोड़ दे और दूसरा बंदा उसको ना छोड़ पाए,
तो जो नहीं छोड़ पा रहा है उसको हम कहेंगे कि यू शुड गेट सम हेल्प, आप किसी एक्सपर्ट से बात करें, तो आप हमें आपका मेंटल कंडीशन लग रहा है, यू शुड गेट हेल्प। अच्छा, एंग्जाइटी जो है जी, एंग्जाइटी की बहुत सारी किस्में हैं। अगेन साइकेट्रिस्ट वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन देम, और अ साइकोलॉजिस्ट। बट एक है नॉर्मल एंग्जाइटी, फ़िक्र जिसे हम कहते हैं, तशवीश, परेशानी किसी चीज़ की जो बड़े इवेंट से पहले होती है, वो नॉर्मल है। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, आपको नींद रात को लेट आ रही है, सुबह बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा इवेंट है, आपकी शादी है, आपको नींद नहीं आ रही, परफेक्ट। अगर आपको रेगुलरली नींद नहीं आ रही है, एक नॉर्मल वर्किंग डे है सुबह और आप नहीं सो पा रहे, आपके बॉस से कल मीटिंग है, बॉस के बॉस से, नॉर्मल बात है, ठीक है, और आप उस नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहे, गुस्सा कर रहे हैं लोगों पे, चिड़चिड़े हुए हैं, ड्राइविंग पे रोड रेज दिखा रहे हैं, ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। लेकिन ये है एंग्जाइटी जो प्रॉब्लमेटिक एंग्जाइटी है, इसमें यू शुड गेट हेल्प, राइट। इसमें बहुत तरीके हैं ख़ुद भी ठीक करने के अपने आप को, और ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, मेरी तरह के साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। फिर जी डिप्रेशन, अब डिप्रेशन अगेन बहुत वास्ट है, इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, बहुत डाइवर्स हो गए हैं अब तो। एक हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है जिसमें मैं और आप डेली ऑफिस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुश लग रहे हैं, बट अंदर से वी आर बैडली डिप्रेस्ड। हमारा सेरोटोनिन, हमारे हैप्पी हार्मोन्स बन ही नहीं रहे, जो बॉडी हार्मोन्स बनाती है ना, जो हमें दैट गेट अस गोइंग, राइट, हमें पूरी उम्मीद करते हैं किसी चीज़ के बारे में। डिप्रेस्ड लोगों के वो नहीं बन रहे होते। तो एक है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, जो कि काम नॉर्मल कर रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ़ में है, और जब वो अकेले होते हैं तो दे ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं, रोते हैं, मुश्किल। एक है सिम्टोमेटिक नॉर्मल डिप्रेशन, जिसमें कुछ लोगों को नींद बहुत आने लगती है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे पहले मैं आपको बता रही थी कि एक खातून थी हमारी जानने वाली, जो वो कहती थी कि 5 बजते हैं शाम के, 4-5, और मुझे लगता है बस दिन एंड हो गया। तो मुझे डॉक्टर ने कहा तुम एनीमिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सब टेस्ट करा लिए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट 5 बजे थकावट, मुझे लगता था ताकत ही नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। असल में उनको डिप्रेशन था, उनके हार्मोन्स नहीं बन रहे थे। तो एक ये सिम्टम है। आप बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे, कोई चीज़ आपको एक्साइट ना करे, खुश ना करे, आपका फेवरेट खाना आपको मज़े का ना लगे टेस्ट, आपके पुराने दोस्तों के साथ आप अवॉइड करने लगे कि छोड़ो यार नहीं बैठते आज, कल बैठेंगे, परसों, आप बहाने करने लगे सोशल सिचुएशन से। पहले अगर आप ऐसे थे, एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, जो जनरली मेरी तरह के लोग जो हर वक्त एक बहाना उनके पे तैयार होता है, वो तो डिप्रेशन नहीं है। तो पहले अगर आप बहुत सोशल थे और फिर आप सोशल नहीं रहे, ये भी डिप्रेशन की निशानी है। कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, तो ये सब डिप्रेशन की है। और पैनिक अटैक तो जैसे आप बात हो रही थी कि वो तो एक बड़ा ब्रीफ और बड़ा इंटेंस एपिसोड होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल फील दे कैन नॉट ब्रीथ, मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट दे आर अंडर वाटर, दे आर ड्राउनिंग। ये कभी एकदम किसी वाक़े से फ़ौरन ट्रिगर हो सकता है, वहीं खड़े खड़े, कई दफ़ा कोई रीज़न नहीं होता। और मोस्टली मेरे क्लाइंट्स में वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ पिछले 4-5 दिनों में, but the body remembered the trauma maybe they went through earlier, or their brain remembered and it came back suddenly, triggered it। हाँ, वो तो कुछ लोगों का 5 मिनट का है, कुछ लोगों का 15-20 मिनट का है, कुछ लोगों का उससे लंबा हो जाता है। when they can't speak, they can't breathe, बहुत ज़्यादा वो palpitations हो रही हैं, तो that is panic attack। आप क्योंकि रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, और एक चीज़ जो मुझे बड़ी ज़्यादा फील हो रही है अपनी जनरेशन में भी, और हम तो मिलेनियल्स थे, फिर अब हमारे बाद जेनजी आ गई, हमारे में फियर ऑफ कमिटमेंट और रिलेशनशिप्स को सस्टेन करना एक इट्स अ बिग जॉब। हम लोगों के साथ शायद शादी तो चलें, इट्स अ सेपरेट थिंग, उसमें तो डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमें शायद रिश्ते निभाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और शायद उसमें आई वुड लाइक टू नो कि आपकी उसके बारे में क्या राय है, लेकिन शायद पेरेंट्स का भी उसमें रोल है, और किस तरह का ब्रॉटअप, और हमें किस किस्म की वैल्यूज़ इनकलकेट की गई हमारे ब्रॉटअप में। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हम क्यों एक खौफज़दा जनरेशन रेज कर रहे हैं जो जिसको रिश्ते निभाने नहीं आते? असल में अच्छा, वैल्यूज़ की अगर बात करें तो पेरेंट्स तो कहेंगे कि हमने तो वही पुरानी वैल्यूज़ दी, वो जो हमारे अम्मा अब्बा ने हमें दी थी। तो हमारा मसला ये हुआ कि हमारा वैल्यूज़ बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि बहुत जल्दी, अब तो ग्लोबल विलेज तो बहुत पुराना वर्ड हो गया, अब तो बिल्कुल ही दुनिया सिमट गई ना। तो अब हमें पहले ज़माने में जब हमारे दादा परदादा होते थे, तो उनका जो गांव का माहौल होता था उन तक वही पहुंचता था, राइट। वो साथ वाले गांव तक मैक्सिमम चले गए या थोड़ा शहर से हुआ है, तो वैल्यूज़ वर मोर ओवर
सारे शहरों में भी एक यूनिफॉर्मिटी थी, राइट, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो बड़ा आसान था। दादा ने भी वही किया, बाप ने भी वही किया, बेटे ने भी वही किया, शादी में रिश्ते में वही वैल्यूज़ थी। अब तो एक बहुत ही मिक्स बैग है ना, तो हम कुछ वैल्यूज़ तो वहाँ से ले रहे हैं, कुछ हम इंडिविजुअलाइज हो रहे हैं एज अ सोसाइटी, विच मीन्स कि इंडिविजुअल हैप्पीनेस पे बड़ा फोकस है। तो हमें अपनी खुशी चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, बट इट्स नॉट, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो बुरे हैं जो इंडिविजुअल हैप्पीनेस चाहते हैं, बट फ्रॉम द हैप्पीनेस ऑफ द ग्रुप यानी फैमिली से हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल पे शिफ्ट जा रहा है। तो हमारे परदादा कई दफ़ा शादी इसलिए भी चला लेते थे या शादी कर लेते थे और फिर उसी को चलाते थे, या परदादी, क्योंकि फैमिली की हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इंडिविजुअल से। अब जब इंडस्ट्रियलाइज हुई सोसाइटी और अर्बनाइज हुई सब चीज़ें, लोग आना शुरू हुए शहरों में, तो ये एक ऐसा पहिया चला जो कि अब ना मैं आप रोक नहीं सकते, ना हम इसको बुरा और अच्छा कह सकते हैं, कि अब इंडिविजुअल को अपनी खुशी चाहिए। तो उससे फिर ऑफ कोर्स कमिटमेंट का डर है कि जब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ देख रहा हूँ, पहले तो जो अम्मा ने कर दिया अब चुप रहना है। अब वो जब हाँ अभी भी होता है, वैसे बड़ा मुझे हैरानी इस बात पे काफ़ी कि अभी भी होता है, तो लेकिन अब वो कर तो लेते हैं। अच्छा ये इंटरेस्टिंग, अच्छा आपने जिक्र कर दिया, कर तो वो लेते हैं, लेकिन अंदर से इंडिविजुअल की हैप्पीनेस और वो फिर आ जाती है, फिर इसलिए डिवोर्स भी है, इसलिए कमिटमेंट का इशू भी है। वो दूल्हा साहब भी हैं जो बैठे तो स्टेज पे हैं, लेकिन कमिटमेंट इशू अभी भी है। शादी तो कर ली माँ बाप के लिए, बट कमिटमेंट कहाँ की बीवी से, ये देखें ना, कमिटमेंट तो नहीं की, उसने सिर्फ शादी की। सो आई थिंक ये बहुत है, मिक्स ऑफ वैल्यूज़ आ गया है ना, हम एक तरह नहीं सोच रहे हैं। जैसे कि मैं वेस्ट में देखें जाते हैं ना हम लोग और पढ़ते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो परदादा या दादा, या चलो करीब चले जाएं, दादा की जो वैल्यूज़ थी या उनकी अम्मी अब्बू की, वो उनके बच्चों से, मिलेनियल्स और जेनजी से इतनी फ़र्क नहीं थी। हमारा अगर आप शिफ्ट देखें कि अम्मा देखें तो बिल्कुल ही और हैं, अब बेटी बिल्कुल ही और हैं, या बेटा साहब, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि हम डरने लगे हैं कि कहाँ जाएं, कमिटमेंट करें कि ना करें। दूसरा, कमिटमेंट के लिए जी फ़हद वल्नरेबिलिटी चाहिए। आप अपने अंदर का दुख या अपने अंदर के प्रॉब्लम्स किसी को बता सकें। दुनिया बहुत सेल्फिश हो रही है, दुनिया बहुत जालिम होती जा रही है, तो लोग मिलेनियल्स और जेनजी स्पेशली डरते हैं अपने अंदर की बात बताने से। अगैन वही पहले होता था कि बहुत छोटा एक गांव होता था, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, एक दूसरे को जानते थे। अब बच्चों के स्कूल देख लें आप, हर शहर से लोग आए हुए हैं, हर मुल्क से लोग आए हुए हैं, हर ख़ानदान से लोग आए हुए हैं, मिक्स हैं। तो बच्चे को पता नहीं है कि मैं किसके आगे वल्नरेबल हूँ, तो वो सतही तौर पे तो रिलेशनशिप चला रहा है, डेटिंग हो रही है, मंगनियाँ भी हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, वेडिंग्स हो रही हैं, बट अंदर से वो डर रहा है कि दीज आर नॉट माई पीपल, आई डोंट नो दैम, शुड आई मैरी दिस गर्ल और नॉट, राइट, और शुड आई बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ दिस गर्ल और नॉट। तो जब वल्नरेबली का डर होगा तो फिर कमिटमेंट का भी डर होगा। और कई दफ़ा होता है कि मतलब बजाय इसके कि पेरेंट्स ने आप पे कुछ फोर्स किया, जब आप अपनी मर्जी का भी कहते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू डोंट स्टे हैप्पी दीस डेज, यू आर सेइंग इसी वक्त। हाँ, वो भी शायद इसीलिए है कि जो आपने पहले बात की कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, और आप आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू रियलाइज दैट this is not who I wanted to marry, or yes, and this is not who I wanted to become myself maybe, because बहुत तेज़ी से evolve हो रहे हैं लोग। अगैन वो है कि हम लोग तो हर रोज़ बदल रहे हैं, इतना मटेरियल है फ़हद सोशल मीडिया पे, इतनी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, इतना एक्सपोजर है, तो मैं तो एज अ पर्सन खुद बहुत बदल रही हूँ। मैं वो बंदा या हुई नहीं जो मैं 3 साल पहले थी या 4 साल पहले। आपका भी आई एम श्योर यू आर नॉट दैट पर्सन, ठीक है। तो वही बात है कि जहाँ ग्रोथ आती है। अच्छा, मुझे इसमें इतना अफसोस नहीं है एज अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। नॉर्मली हम सुनते हैं कि लोग अफसोस कर रहे हैं जी, तलाक़ें हो रही हैं जी, लोग बच्चे बहुत वो हैं, शादी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर डेवलपमेंट्स जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इट्स समथिंग टू बी लेमेंटेड अबाउट के बहुत हम अफसोस और गिरिया आज़ारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ठीक है, अब डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक नेचुरल आउटकम था, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, आने दें। टीच योर किड्स और जेन ज़ीज़ हाउ टू बी काइंड, हाउ टू नॉट अफेक्ट अदर पीपल नेगेटिवली जस्ट बिकॉज आपको वो लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। हाउ टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप। शादी नहीं करनी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। बेटों को सिखाएं शादी नहीं करनी है, आप पहले से बता दें कि देखो मैं शादी के लिए इवॉल्व नहीं हूँ अभी। सच ये बेटों को सिखाएं कि जब अम्मा रिश्ता देखने जा रही हैं तो ब्रेवली, समटाइम्स मे बी रूडली, बट कहें कि अम्मा नो आई विल नॉट गेट मैरिड। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम बच्चों को इस टाइम पकड़ के दबा के पुरानी वैल्यूज़ की तरफ ले जाएं, क्योंकि वो अब जाएंगे नहीं। ज़रूरी ये है कि हम उनको ऑनेस्ट होना सिखाएं रिश्तों में।
तो फिर मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता कमिटमेंट की तरफ भी आ जाएंगे और कमिटमेंट से डरेंगे नहीं। तो जो शादी का इंस्टीट्यूशन है अब वो बदलना शुरू हो गया है। तो मैंने बताया आपको, हमें एक बंदे के अंदर 5-6 रोल्स चाहिए। ये हमारी के उस्ताद हैं एस्थर पेरेल के नाम से, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप्स, जिनकी किताबें हम पढ़ के ये सीखे हैं और जिनसे ट्रेनिंग्स लेके। तो उनका ये कहना है कि अब आपको एक बंदे के अंदर सब कुछ चाहिए, अब वो कैसे मिलेगा? तो जब वो नहीं मिलता है तो आपको प्रॉब्लम होता है। आपके अम्मा या नाना नानी की जो रिलेशनशिप था, अम्मा अब्बा से भी ज़्यादा नाना नानी का या उनके का, वो बड़ा पता था। नाना को अपना रोल पता था। नाना को रिलेशनशिप में प्लेजर या गपशप नहीं चाहिए, राइट? उसको बीवी से गपशप नहीं करनी, दोस्त उसके लिए तो उसके अपने भाई हैं, उसके लिए वो जाके बैठता है अपने बड़ों में, अपने दादा के साथ, अपने बाप के साथ, भाई के साथ बात करता है। अब तो आपको बीवी में एक एक्सपर्ट भी चाहिए, आपका वो बेस्ट फ्रेंड भी है। ज़माना भी चेंज हो गया है, घर अलग अलग हो गए, यूनिट अलग हो गए, तो अब वो भी हो, अक्लमंद खातून हो, हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी, बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर वो खूबसूरत भी बहुत हो, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, ये मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया, तो उन्होंने एक बहुत ही गलत इमेज बना दिया कि ऐसी फिगर हो, ऐसी शक्ल हो, ऐसे बाल हो। अब नाना अबू ये इतना नहीं देखते थे उस ज़माने में, होता भी था लेकिन चल जाता था, बस जिस तरह की कज़न जो भी मिल गई, हाथ आ गई, अम्मी के आपने शादी हो गई, वो बेचारे सबर शुबर करके ज़िंदगी गुजार लेते थे। आपको तो अब तो जेनजी को भी, मिलेनियल्स को भी मॉडल टाइप चाहिए। तीसरा ये हुआ कि आपको अब मेंटोर भी चाहिए, उसके अंदर आपको गाइडेंस भी चाहिए अपनी वाइफ से। यार वो बताते हैं एक दूसरे को, यार मेरी वाइफ तो बिल्कुल ही कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता घर जाके उससे। अच्छा, और घर भी मेंटेन करे वो, क्योंकि आप उस कल्चर से आए हैं। वो बात तो आपने नाना की पकड़ के रखी हुई कि घर तो मेंटेन करना है औरत ने। तो जब ये सब कन्फ्यूजन बढ़ गई और ये सब मिक्स बन गया ना एक बैग, तो बाद इससे रिलेशनशिप थोड़े मुश्किल हो गए जेन ज़ी के लिए स्पेशली, और मिलेनियल्स के लिए शादी करना और शादी को बरकरार रखना। देयर व्यूज़ अबाउट मैरिज बेसिकली आर वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्यूज्ड, एंड दे आर नॉट रीविजिटिंग देयर वैल्यूज़, विच मीन्स मैं और आप बैठ के एक प्रोग्राम करें या एक बात करें या हर घर में ये बात हो कि बेटा व्हाट डज़ शादी मीन टू यू। आप अपने बेटों से पूछें, बेटियों से, कि शादी करनी क्यों है। मैं आपको बताऊं, यकीन करें, यंग पीपल के साथ आई वर्क, मोर देन हाफ ऑफ देम वांट टू गेट मैरिड बिकॉज दे वांट टू हैंग आउट बेसिकली, एंड द सोसाइटी डजंट वांट देम टू हैंग आउट विदाउट मैरिज। दे वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, उनको लंबा टाइम साथ गुजारना है। अब उसमें खैर रिलीजियस रीजंस भी हैं, कल्चरल हैं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देम, बट आई एम सेइंग कि ये वन ऑफ द रीजंस है कि शादी करके जल्दी टूट जाती है, क्योंकि बेसिकली वो कोर्टशिप है, पीरियड है, वो शादी का पहला साल, दूसरा साल, वो बेसिकली अपने आप एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, पढ़ाई तालीम बहुत है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम तो मेरे लिए ठीक नहीं हो। अब माँ बाप ने तो बड़ी सी शादी कर दी, बड़ी सी बारात, तो इवेंट मैनेजर को बुला के, तो फिर उसको आप कहते हैं जी डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। बेसिकली इट्स नॉट डिवोर्स रेट इंक्रीजिंग, इट्स एक्सपेरिमेंटेशन विद रिलेशनशिप्स इंक्रीजिंग, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल इन एनी सोसाइटी। सो मुझे तो बुरी नहीं लगती इतनी कोई डिवोर्स रेट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं पीपल आर they should be happier, they should not make others miserable. तो as long as you end it on a good note ना, यहाँ पे कोई भी रिश्ता, not just divorce ना, कोई भी रिश्ता ख़त्म होता है तो उसका फिर मोटिव ये होता है कि मैंने अगले को कहीं का नहीं छोड़ना, कहीं का नहीं छोड़ना। हाँ, बजाय इसके कि आप एक सुकून से एक रिश्ते को ख़त्म करें और अगला अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम ज़रा रिवेंजफुल मोड में चले जाते हैं, और इसलिए हमारे बच्चे जो कहते हैं ना कि जी बच्चे डैमेज हो जाते हैं डिवोर्स से, वेस्ट में भी और यहाँ भी ये कहा जाता है कि बच्चे डिवोर्स से डैमेज नहीं होते, बच्चे पोस्ट डिवोर्स जो कांटेक्ट है पेरेंट्स का, जिस तरह का कंडक्ट है आपस में, वो उससे डैमेज होते हैं। या पेरेंट्स की पर्सनल हैप्पीनेस के कितने लेवल पे है, वो हर वक्त उदास परेशान तो नहीं रह रहे, आपस में किस तरह बात कर रहे हैं उनके सामने, वो उससे होता है। सो यू आर राइट कि वो तो ईगो का इशू बना लेते हैं और मेंटल। सो या शादियों में कमिटमेंट, फियर ऑफ कमिटमेंट इसलिए भी है। एक और है कि जी हमें वल्नरेबल नहीं होना है, हम एज अ नेशन या एज आई थिंक सारे, हमें वल्नरेबिलिटी, कमज़ोरी बहुत बुरी लगती है। शादी चलाने के लिए या कोई भी रिश्ता चलाने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। आपको अगले के सामने अपना दिल खोल के रखना है, आपको वल्नरेबल होना है, आपको कमज़ोर होना है और कहना है मैं हाज़िर हूँ। अब वो कौन करे, वो तो फिर बहुत डराते हैं। फिर ये बड़ी बात है, सोसाइटी इतनी तेज़ आगे जा रही है, आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आई थिंक इसलिए भी फियर ऑफ कमिटमेंट है कि हमें गलत होने से भी डर लगता है, हमें दिल टूटने से डर लगता है, वल्नरेबल होने से। लेकिन मुझे
मेरी ज़ाती राय में गलत भी हो सकती है. वंस आई completely open up in front of you, या मैं अपने पार्टनर को ये कॉन्फिडेंस दे दूँ कि आई एम ऑन अ वीक, मैं समझना चाहता हूँ इस पे आपकी माहिराना राय कि वंस आई गिव माई पार्टनर दैट कॉन्फिडेंस दैट आई एम वीकर और मैं तो बस जानू तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो इस चाहे वो कोई भी जेंडर हो जो दूसरे को वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो हम जिस तरह के माशरे और जिस तरह के सेटअप्स में रह रहे हैं ना, मतलब nobody leaves a chance to take advantage of the other person. फिर शायद क्या ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा वीकर एंड पे चले जाते हैं और फिर तो जैसे 99% relationships which I've seen or I have been into, हम और at society at large वो वन साइडेड होते हैं. अच्छा. मतलब I've seen a lot of my friends getting married और फिर शादियों के बाद वो वन साइडेड, मतलब एक गिवर है एक टेकर है और जो ले रहा है वो लिए ही जा रहा है. हाँ. तो क्या मतलब once you completely give hold of yourself to somebody else, तो शायद आप मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाते. हाँ, इसको फिर ऐसे देख लेते हैं फ़हद, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि वल्नरेबल से मुराद ये है कि मैं अपनी कमज़ोरियाँ या वो चीज़ें जो मुझे तकलीफ़ देती हैं, क्या मैं वो आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि नहीं. वल्नरेबिलिटी से मेरी मुराद ये है, ये इतना वो नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता. दैट इज़ अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ बीइंग, राइट. सो इफ़ यू आर अनहेल्दी द रिलेशनशिप विल नॉट बी हेल्दी. वल्नरेबिलिटी से मुराद मेरी ये है इन रिलेशनशिप कि अगर लड़ाई हो गई है और आप बहुत गुस्से में बोल दिए हैं, तो आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएं उसके आगे कि मुझसे गलती हो गई, इसका ज़रूर कोई ताल्लुक़ मेरे बचपन से या मेरे किसी और इवेंट से होगा. तुम ट्रिगर नहीं थे या ट्रिगर नहीं थी, तुम एक छोटा सा बस बहाना बन गए, ट्रिगर कुछ और हो गया मेरे अंदर. ये वल्नरेबिलिटी. ये नहीं मतलब एज अपोज टू कि नहीं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो. गुस्सा इसलिए आया था कि तुमने गलती की थी. आप ये कहें कि मुझे गुस्सा ज़्यादा इसलिए आ गया कि शायद मैंने बचपन में अम्मी अब्बू को इस बात पे लड़ते देखा था या मुझे अम्मी अब्बू ने बुरा फील कराया था. अक्सर पार्टनर्स आपको पता है रेप्लिकेट करते हैं जो उनके साथ बचपन में जो प्रॉब्लम्स हुए होते हैं ना, वो रिलेशनशिप्स में रेप्लिकेट होता है. और मैरिज इज़ द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हम बार बार रिपीट करते हैं अपने पैटर्न्स. तो अगर बीवी ने मुझे बुरा फील कराया या लड़की ने कम फील कराया और वही फीलिंग मुझे मेरे अब्बू भी दिया करते थे, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो आई शुड बी वल्नरेबल इनफ टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ कि देखो ये असल में यहाँ से आया है. उससे पहले आखिर बहुत बड़ा जर्नी है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आप रेडी टू अंडरस्टैंड. लेकिन वो वल्नरेबिलिटी की बात करूँ कि कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं. दूसरा वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन ये है फ़हद कि आप दूसरे की बात से कितना असरअंदाज हो रहे हैं. बिल्कुल टूटना भी नहीं, बट ये कि अगर वो मर्द कह रहा है कि यार ये वाला ओपिनियन मेरा ठीक है या तुम इस तरह कर लो, तो कुछ लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं. तो एक कामयाब शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए यू हैव टू लेट द अदर पर्सन इन्फ्लुएंस यू, राइट. यू हैव टू अलाउ योर वाइफ टू, वो बड़ा ड्रेडेड वर्ड है, टू चेंज यू. चेंज से बहुत कि ये मुझे चेंज कर रही है, अच्छा रिलेशन में तो चेंज नहीं होता, या बंदा चेंज कर रहा है खातून को. मैं कहती हूँ चेंज इतना भी बुरा वर्ड नहीं है. आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए चेंज नहीं होंगे, हाँ, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी फिक्स्ड अपनी वैल्यूज़ हैं क्या. तो अगर मेरी वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल मज़हब के बारे में फिक्स्ड हैं, ठीक है, मैं नहीं चेंज होंगी. मेरी वैल्यूज़ कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में तो मैंने वल्नरेबल रहना है, ओपन रहना है कि ठीक है, शो मी, टीच मी, राइट. अक्सर मैंने ख़वातीन और मर्दों की जो आजकल के मिलेनियल्स के जो रिश्तों में मसले देखे हैं कि ख़ातून जो हैं वो चूँकि पढ़ लिख गई हैं, अपने आप को इंसान समझने लगी हैं. जो मर्द हजरात हैं वो अभी तक थोड़े हैं तो देखने में पूरे अंग्रेज़, लेकिन दिमाग में वो थोड़ा अभी तक दादा के साथ गांव में ही है. तो वो उनको इंसान नहीं समझते पूरा, है ना. अंग्रेज़ी बोल लेंगे अच्छी, सब अच्छे स्कूलों के पढ़े हैं, सब ने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स, बट दिमाग वही है. तो क्या कई दफ़ा ये होता है कि ख़ातून जो हैं वो रिश्ता रखना चाहती हैं, वो आपको टीच करना चाहती हैं हाउ टू ट्रीट अ वुमन, राइट. उसने पढ़ा भी है या नहीं भी पढ़ा, वो खुद एक औरत है, वो एक पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत है, वो थोड़ा बदलना चाह रही है आपको शायद. तो ये वो जगह है फ़हद जहाँ आपको वल्नरेबल होना है, जो मैं वर्ड कह रही हूँ, जहाँ आपको कमज़ोर पड़ना है कि ओके टीच मी. मैंने अपनी अम्मी को नहीं देखा ये करते, मेरी बहन नहीं है ऐसी, बट आई वॉन्ट टू लर्न कि ये क्या होता है. एक्सेप्टेंस, हाँ, कि बराबरी क्या चीज़ है, औरतों के राइट्स क्या हैं, ये औरत मार्च क्या बला है, रादर दिन के बस फिक्स हो गए ना. मैं उस वल्नरेबिलिटी की बात कर रही हूँ, उससे रिश्ते पक्के ही होते हैं, कमज़ोर नहीं होते. और प्रॉबेबली वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैरिजेस और रिलेशनशिप्स फेल इज कि हम अपने पार्टनर में अपने पेरेंट्स
वाली चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, अब वो वक्त भी बदल गया जी जी, सोसाइटी भी डेवलप हो या गई उनका और ऑपोजिट देख रहे होते हैं कि जो हमें वहाँ नहीं मिला अब मुझे यहाँ मिले। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मुझे ज़रा तारीफ़ अपनी पसंद है, नहीं तो मुझे हाँ मैं थैंक यू, बस यही। तो मुझे ये बड़ा अपने पार्टनर से ज़रूरत पड़ेगी कि वो, या ये वैलिडेशन मुझे पसंद है कि आप ठीक कह रही हैं। अब ऑफ कोर्स मैंने तालीम भी हासिल की है, मैं साथ साथ दुनिया भी देख रही हूँ। अब मैं वो बहुत बड़ी बड़ी गलत बातें मैं मानती हूँ कि मैं नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी कर देती हूँ। तो पार्टनर, अगर मुझे अम्मी अब्बू से वो नहीं मिली वैलिडेशन बचपन में, तो मेरा दिल करेगा कि मेरा पार्टनर मुझे वैलिडेट करे। वैलिडेट से क्या मुराद है, अगर मेरी किसी कज़न से लड़ाई हो गई है तो बचपन में, तो मेरी अम्मी ने कहा होगा कि नहीं वो भी ठीक कह रही है, नहीं उसकी बात भी सुन लो, हमारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी, पार्टनर में ढूंढूंगी कि जो कहेगा नहीं तुम ठीक कह रही हो, राइट। और ये मेरा हक है। देखें, अगर वहाँ मुझे वैलिडेशन घर में नहीं मिलेगी तो कहाँ मैं बाहर ढूंढूँ, है ना। तो कई दफ़ा हमें ऑपोजिट भी चाहिए होता है पार्टनर के, कि जो माँ ने नहीं दिया बाप ने, वो ये दे दे। चाबी की क्या है जी इस चीज़ की, इस ख़जाने की, कि आप अपने पार्टनर को बताएं। और पार्टनर साहब भी इतने इंसान के बच्चे हों कि वो आपको इसको कमज़ोरी समझ के पकड़े नहीं, वही आपके वाली बात। वो इतने ग्रेशियस हों, इतने खुले दिल वाले हों कि वो कहें ओके आई विल डू इट फॉर यू। तो ये दोनों तरफ से ये होगा तो रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी आइडियलिस्टिक बातें हो गई जो कि हैं नहीं, मतलब सोसाइटी में थोड़े से मसले हैं। लेकिन फहद वैसे मैंने देखे हैं ऐसे रिश्ते, मैं आपको बहुत कम बताऊं, है ना, मतलब 1% से भी कम है। हाँ। और वो उन लोगों के हैं जो कि, अगला सवाल आप, मुझे नहीं पता क्या पूछ लें आप, लेकिन मैं एक और पॉइंट एंड पे करना चाहूँगा। शादी या कोई भी लॉन्ग टर्म रिश्ता इसलिए भी नहीं चलता कि वी डोंट वांट टू वर्क फॉर इट। आप जॉब पे आए हुए हैं यहाँ पे, आप बहुत मेहनत करेंगे। शादी और अपने रिश्ते को या अपने कोई भी रिलेशनशिप को आप लीस्ट एनर्जी देना चाहते हैं। कल्चरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब थके हारे घर गए, सड़ा हुआ मुँह लेके, और वो भी औरत दिन भर की थकी हुई है, चाहे वो बाहर काम कर रही है घर में कर रही है, तो एक दूसरे के लिए वो सड़ा हुआ टाइम है। यू डोंट वांट टू लर्न। किताबें पढ़ेंगे लोग, बड़े बड़े स्कॉलर देखे हैं मैंने जी, मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल, और भाई रिलेशनशिप की किताब पढ़ लो, अब तो मार्केट में बहुत है। हम पढ़ना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते के बारे में। तो आप मिलेनियल्स, जेन ज़ी पढ़ें, नॉलेज हासिल करें। अब तो बहुत नॉलेज है, ठीक है। हम स्कूलों को ब्लेम तो कर रहे हैं, बट स्कूल, हर चीज़ स्कूल से थोड़ी सीख रही है जेन ज़ी, बाकी चीज़ें भी तो सीख रहे हैं ना। तो रिलेशनशिप्स के बारे में नॉलेज, एवरी डे रिलेशनशिप इज़ अ वर्क। आप सुबह उठते हैं, आपको अपनी पार्टनर नज़र आती है, अच्छी नहीं लग रही है आपको, या आपको अपना हस्बैंड से नफरत हो रही है सुबह उठ के, दिस इज़ द मोमेंट व्हेन यू डिसाइड आई विल लव हर टुडे, राइट। इट इज़ हार्ड वर्क एवरी डे, तब जाके चलते हैं लंबे रिश्ते, लॉन्ग टर्म। the moments when they are most unlovable, यू हैव टू, शायद वहीं पे you have to be there इफ़ यू वांट टू कीप अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। नहीं रखना है तो फिर कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी वी एक्सेप्ट यू, जो सुन रहे हैं बट फिर कंप्लेन ना करें कि जी रिश्ते लंबे नहीं चल रहे मेरे, यू नो, दैट्स फाइन। बोथ, आई एम अ वेरी एक्सेप्टिंग पर्सन, कि मुझे नहीं लगता कि कोई जो छोटे छोटे रिश्ते रखते हैं या ब्रेकअप्स अगर हुए आपके या किसी और के, तो कोई बुरी बात है, इट्स ओके। people come and go, हाँ, there are certain phases, या आप आउटग्रो कर जाते हैं लोगों को, या लोग आपको आउटग्रो करते हाँ, हैं। हाँ। सो मेरे ख्याल में दैट इज हाउ लाइफ इज। आखिरी चीज़ जिस पे आई वांट यू टू टेल ऑल ऑफ आवर जो देखने वाले हैं, कि when somebody comes to seek help, or somebody, when you get a slight hint that somebody is going through a mental health problem, Yeah. तो आपने करना क्या है? हमें जो नॉर्मल हमारे माशरे में होता है वो ये कि नहीं, तुम ऐसे ही डाइवर्ट करो, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, घर पे बैठी हो नौकरी शुरू कर दो, हाँ। नौकरी कर रही हो घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ, हाँ। मतलब ऐसे ऐसे मशवरे हम लोगों को देते हैं कि at times I really get surprised. तो आपके पास कोई मदद लेने आया, what are the couple of guidelines you would give them? किस तरह से आपने पहले डील करना? देखिए, सबसे पहली बात तो डाइवर्जन तो है ही नहीं ना, डाइवर्ट तो करें ही ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा, एक्सपर्ट ने, कि अगर मैं आपको कहूँ आंखें बंद करें और आपने बस मंकी के बारे में नहीं सोचना, डोंट थिंक अबाउट अ मंकी, नो मंकीज एट ऑल, तो योर माइंड विल ब्रिंग मंकीज अगेन एंड अगेन, योर माइंड विल बी फुल ऑफ मंकीज, राइट। सो डाइवर्ट तो करें ही ना कि फ़लाँ चीज़ के बारे में नहीं बात करनी, नहीं सोचनी। उनकी बात सुने और उनको एक्सेप्टेंस दें। आप, द बेस्ट थिंग यू कैन डू
बिकॉज आप लोग एक्सपर्ट तो हैं नहीं, तो हम ये करें एज नॉन एक्सपर्ट टू लिसन. वाइल यू आर लिसनिंग, कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज. होता क्या है, हम पढ़ लिख गए, हमने ये सीख लिया कि सुनना है, वैलिडेट करना है, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बट बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ये है कि यार तुम क्या बोल रहे हो तुम, मतलब मैं तो ऐसे ना करता, या मैं ऐसे ना करती, या ये सोल्यूशन है. जस्ट कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर लैंग्वेज, योर वर्ड्स. कहीं भी उनको ये ना लगे कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते. आप अपने आप से पूछें कि जो मैं मशवरा देने वाला हूँ या वाली हूँ इनको, क्या वो मैं अपनी सिचुएशन से दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अपने थॉट प्रोसेस से दे रहा हूँ. सबसे और दूसरी बड़ी बात है, अपनी कल्चर, अपने वैल्यूज़ और अपने बाकी थॉट्स को थोड़ा पीछे रखते हैं. मेंटल हेल्थ अक्सर स्टिग्मास में, आपको बताऊँ फ़हद, ऐसे हैं जो कि हमारे कल्चर और रिलीजन से क्लैश करते हैं. अक्सर वो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में का शिकार होते हैं. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनका क्लैश कल्चर से था, जिनका क्लैश रिलीजन से था. ठीक है, आपका मानना है कि वो जहन्नम में जाएंगे, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड, लेट देम डील विद गॉड एंड डील विद सोसाइटी themselves. अनलेस खुदा ना खास्ता वो इतने बीमार हैं कि वो कुछ अपने आप को सेल्फ हार्म करने वाले हैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर, वो एक अलग बात. जस्ट कीप द कल्चर एंड एवरीथिंग अवे व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर फ्रेंड्स. अगर हम ये सीख लें तो बहुत चीज़ें जो शुड्स हैं ना, दिस शुड बी लाइक दैट, अ गुड गर्ल शुड बी लाइक दैट, अ गुड मैन शुड एक्ट लाइक दैट, ये जन्म देता है हमारे मेंटल इलनेसेस को और हमारे दोस्तों को रोकता है इस बात से हमारे पास आने से. कई दफ़ा हमारे दोस्त हमें सिर्फ इसलिए नहीं बताते कि वो क्या सोचेगा. तो चाहे मेंटल हेल्थ इशू नहीं भी हैं आपके फ्रेंड्स को, यू शुड बी अ पर्सन जिसके पास वो कल को आ सके, पता हो कि इसके कोई फिक्स व्यूज़ नहीं है किसी चीज़ के बारे में. एंड फाद इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप हैविंग वेरी वेरी फिक्स्ड व्यूज़ अबाउट एवरीथिंग एज अ सोसाइटी. दुनिया बदल रही है, तो एक तो आप ये करें, उनकी बात सुने. तीसरा मेरा हमेशा से मशवरा होता है कि हेल्प देम फाइंड हेल्प देम गो टू एन एक्सपर्ट. हमारे फील्ड में बहुत अनएथिकल सिचुएशंस भी हैं, मैं मानती हूँ. साइकियाट्रिस्ट ज़ात से माजरत, बट बहुत सारे वो साइकियाट्रिस्ट भी हैं या डॉक्टर्स जो कि ओवर मेडिकेट कर रहे हैं. बट इवन देन मेरा बहुत एतकाद है इस प्रोफेशन पे कि आप उनको डॉक्टर्स के पास ले जाएं या उनको थेरेपिस्ट. ऑफ कोर्स यू स्टार्ट विद थेरेपिस्ट, यू स्टार्ट विद टॉक थेरेपी, ताकि पता चल सके. फिर थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आर यूजुअली ट्रेंड टू अंडरस्टैंड कि ये मेडिकल इशू है, आपको दवाई भी खानी चाहिए साथ साथ या नहीं. कई दफ़ा टॉक थेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं, तो फाइंड हेल्प फॉर देम. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. यू वेलकम मैम, आपका बहुत शुक्रिया. और ये सारी चीज़ें मैम ने बड़ा एक्सप्लेन किया. मेंटल हेल्थ क्या है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या है, एंड हाउ टू हेल्प पीपल जिनको ऐसे इश्यूज़ हैं और आप उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं. हम के पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे.